नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। झारखंड में बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। झारखंड में बिगड़ती विधि व्यवस्था, भ्रष्टाचार, फर्जी मुकदमे और आम लोगों की हकमारी के विरोध में बीजेपी ने राज्य के सभी प्रखंडों में मानव श्रृंखला बनाने की भी घोषणा की है। लगातार संघर्ष करेंगे और संघर्ष के माध्यम से सरकार को चैन की नींद सोने नहीं देंगे। बीजेपी ने झारखंड में हेमंत सरकार की ईंट से ईंट बजाने की ठान ली है। क्या हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी है? कम से कम बीजेपी के तेवर से तो यही लगता है। सरकार में बिगड़ती विधि व्यवस्था, खनीज की लूट, बढ़ती बेरोजगारी, किसानों की हकमारी और पिछले 19 महीने की सरकार में आई अराजकता को लेकर बीजेपी ने आर पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है और इसकी शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राजभवन में राज्यपाल से मिलकर कर दी है। बीजेपी शनिवार को राज्य के सभी प्रखंडों में मानव श्रृंखला बनाने जा रही है। मानव श्रृंखला बनाएंगे, मानव श्रृंखला के माध्यम से सरकार को झकझोरने का काम करेंगे, स्थानीय वीडियो को ज्ञापन देंगे और सरकार जो आज जन विरोधी नीतियां हैं उन नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए हम जनता के साथ और जनता के साथ खड़े नजर आएंगे। सरकार के खिलाफ जंग को लेकर बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर विधि व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और फर्जी मुकदमे हैं। लिहाजा राज्यपाल से मुलाकात में बीजेपी नेताओं ने पुलिस पर टूल्स की तरह काम करने का आरोप लगाया है। वहीं सुनील तिवारी पर लगे यौन शोषण के आरोपों को बाबूलाल मरांडी ने फर्जी बताते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच तक की मांग कर दी है। हमने हर हमेशा कहा है कि भाई आप इसको जांच कराइए, न्यायिक जांच कराइए, सिटिंग जज की अध्यक्षता से जांच कराइए, सीबीआई से जांच कराइए। जितनी पॉलिटिकल विषय होता है और जितनी जो राज्य की समस्या है, सारी समस्याओं पर महामहिम जी से बात हुई। सरकार के खिलाफ बीजेपी के तेवर से साफ समझा जा सकता है कि बीजेपी की यह लड़ाई अब बीच में नहीं रुकने वाली। राज्यपाल से मुलाकात से पहले दीपक प्रकाश ने सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। महिलाओं का सवाल हो, मजदूरों का सवाल हो, विस्थापितों का सवाल हो, और जब हम संघर्ष करते हैं तो फर्जी मुकदमे दायर करने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। फर्जी मुकदमे में ये अपना नाम लिम्का बुक में और गिनीज बुक में लिखवाना चाहते हैं दोस्तों। अब इस सियासी लड़ाई का अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि बीजेपी की इस हुंकार का सरकार और सत्ताधारी दल कैसे जवाब देती है और इस सियासी रस्साकशी में किसका पलड़ा भारी पड़ता है। निरंजन, न्यूज़ 18, रांची। और देखिए, हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी आज मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस पर जेएमएम ने विरोध जताया है और कहा है कि विपक्ष का अधिकार है विरोध करना, लेकिन केवल राजनीति के लिए विरोध करना सही नहीं है। बेबुनियाद की बातों को अगर वो जनता के बीच रखें देंगे तो जनता जैसे पूर्व की भांति पहले भी नकार चुकी है, आगे भी नकार देगी। लोग चाहते हैं, झारखंड की जनता भी चाहती है कि कभी मानव श्रृंखला बनाइए, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में भी बढ़ाइए, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर भी आप मानव श्रृंखला बनाइए, किसानों पर जो जुल्म हो रहे हैं उसके खिलाफ भी बनाइए। उसका जवाब कौन देगा? लेकिन बेबुनियाद की बातें, राज्य सरकार पर उंगली उठाना, चूंकि विपक्षी दल हैं तो ये सोचते हैं हमें सिर्फ विरोध ही करना है। आप सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना तो फिर आपको आने वाले दिनों में अभी जो वर्तमान स्थिति है उससे बदतर स्थिति हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। और वहीं हेमंत सोरेन सरकार पर विफलता का आरोप लगाते हुए बीजेपी आज प्रदेश भर में मानव श्रृंखला बनाने जा रही है, जिसमें सरकार की नाकामियों पर विरोध जताया जाएगा। इसे लेकर बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे आपको ले चलते हैं रांची। दीपक प्रकाश जी मंच पर विराजमान है। मैं इस प्रेस वार्ता में उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमान जफर इस्लाम जी से आग्रह करता हूँ कि आप सबके बीच अपनी बात रखें। जफर इस्लाम। नमस्कार।
सबसे पहले आप सभी लोग आए, और खास के प्रेस वार्ता जब भी होती है तो सेकंड हाफ में जनरली होता है, सेकंड हाफ में, लेकिन सुबह सुबह आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया और आप लोग आए इतने लार्ज नंबर में। आप लोग का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। पार्टी कार्यालय में आप लोग आए। साथ साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय दीपक भाई भी यहाँ पर हैं, वो भी इसमें शिरकत की, उनका भी धन्यवाद। देखिए, कोई ऐसा हर बार जब भी मैं झारखंड आता हूँ और ख़ासकर जब रांची आता हूँ तो एक बार ऐसी इच्छा होती है कि आप लोगों के साथ रूबरू होकर बात करें। उससे ऐसा लगता है कि चूँकि मीडिया का हूँ, अगर वो बिना मिले चला जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा जो पूरा प्रोग्राम है वो इनकम्प्लीट है। ये आप लोगों का प्यार है और मीडिया से हमको भी लगाव है, इसलिए हर बार जब भी आता हूँ रांची तो आप लोगों से रूबरू होकर बात करके ही जाता हूँ। इस बार भी हमने ऐसा ही सोचा, चूँकि यहाँ से प्रोग्राम आगे है, अब प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रोग्राम रखा है और उसके बाद फिर हमें हजारीबाग जाना है, लेकिन हमने सोचा सुबह में आप लोगों से एक बार थोड़ी चर्चा कर ले। देश में आज क्या हाल हो रहा है, क्या है, और जो देश के अंदरूनी हालात में पार्टियां आज जो है विपक्ष क्या रणनीति कर रही है। और आपको जैसा मालूम है कि कल सोनिया जी के घर पे जो एक गेट टुगेदर जो हाई टी जो ऑर्गेनाइज किया गया था, वो आपको सब उसकी जानकारी होगी। लोग कहते हैं इसको विपक्ष एकता की तरह से देखना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जब मछली जब पानी से निकल जाती है तो जिस तरह से छटपटाती है उसी तरह से छटपटाते हुए देख रहे हैं अपोजिशन के लीडर और उनके अपोजिशन पार्टियां सब उनकी एक ही मंशा होती है। खासकर कांग्रेस जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है प्रदेश की, उस जो सत्ता से बिल्कुल बाहर हो गई और अब ऐसी हालत कागार पे आ गई है कि जब स्टेट में कम से कम उसका एक रुतबा होता था, अगर सेंटर में हार भी गई तो स्टेट में रुतबा होता था, लेकिन अब स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी भी उनको रिकग्नाइज नहीं करती है कि वो एक पावर है, एक फोर्स है, उसकी तरह से रिकग्नाइज नहीं करती है। उसकी खास वजह है उनका जो कॉन्डक्ट है, जिस तरह से वो अपने आप को पेश करते हैं देश की जनता के सामने, वो अब जिस तरह से पेश करते हैं देश की जनता ने उनको पूरे तरह से नकार दिया है। और इसी वजह से लाख वो कोशिश कर ले कि वो एक एकता दिखाने की कोशिश करे, लेकिन कोई एकता नहीं, बल्कि वो कांग्रेस की छटपटाहट पे लोग वहां पर आते हैं। थोड़ा उनके जो अपोजिशन में रहने के कारण वो साथ जाते हैं, लेकिन उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। और इसकी वजह है कि उनकी पॉलिसी ऐसी रही है, जहां जहां वो सरकार में रहे और जब सरकार के बाहर रहे, पॉलिसी ऐसी रही कि जो कहीं ना कहीं देश की सरकार को कमजोर करने की या देश की सरकार के अलग विपरीत खड़े होने की। उसकी दो बड़े मिसाल दे सकता हूँ। आज देखिए, पार्लियामेंट में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम दोनों साथ कई बार इस बात की पीड़ा हमारे दिल में रहती है और चर्चा करते रहते हैं कि हम लोग इतनी तैयारी करके जाते हैं पार्लियामेंट में कि देश की जनता का पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, और हम वहां पर उनके लिए काम करने के लिए जाते हैं। तो जो भी देश की जनता से जुड़ी हुई बातें होती हैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा की जाए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है आज कि कांग्रेस पार्टी लीड करती है ऐसे अपोजिशन को, जहां पर वो चाहती नहीं है कि कोई भी डिस्कशन जो है फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे हो। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार अपोजिशन को खिताब करते हुए, एड्रेस करते हुए, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि हम सभी मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे पेगासस का मुद्दा हो, चाहे टीकाकरण का मुद्दा हो। तो अभी आप बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम को सुन रहे थे, जिन्होंने हेमंत सरकार पर खुलकर हमला बोला और कहा कि हेमंत सोरेन सरकार अपनी नीतियों में पूरी तरह से विफल है। आपको बता दें कि इसे लेकर बीजेपी पूरे प्रदेश में हर जिले में, हर प्रखंड में मानव श्रृंखला बनाएगी और हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करेगी। चलिए बढ़ते आगे। गिरिडीह के जमुआ और बिरनी प्रखंड की सीमा के पास पत्थर का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। आरटीआई के पेपर के मुताबिक प्लांट नंबर 628 पर लीज लिया गया था, जो बिरनी प्रखंड में पड़ता है, लेकिन उत्खनन जमुआ प्रखंड में किया जा रहा है।
जम्मू और बिरनी प्रखंड में संयुक्त रूप से 4 एकड़ में पत्थर उत्खनन के लिए लीज लिया गया था, लेकिन ये लीज 2018 में ही एक्सपायर हो चुका है। बावजूद अभी तक पत्थर का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इस अवैध उत्खनन में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर के भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। न्यूज 18 ने जब उनसे इस मुद्दे पर संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने रवैया धमकी भरा था। वहीं उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। पत्थर के अवैध उत्खनन से करोड़ों रुपए के राजस्व के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। गिरिडीह के जिले में और गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में पत्थर का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। मामला यहां तक आया है कि बिरनी प्रखंड में लीज लिया गया है, लेकिन पत्थर का उत्खनन जमुआ प्रखंड में किया जा रहा है। इसके अलावा ही पत्थरों का अलग से अवैध स्टॉकिंग की जा रही है और वहाँ पे किसनीटाड़ में और जेरुआडीह में 2 खदान चल रहे हैं पत्थर का, जो अवैध तरीके से चल रहा है, उसके लिए लीज नहीं है। इसी संबंध में डीएमओ साहब से बात करने के लिए डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर में आया हूं, लेकिन डीएमओ साहब ने इस मुद्दे पर बात करने से साफ मना कर दिया और धमकी भरे स्वर में कहा कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम इस मुतालिक बाइट नहीं देंगे। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और गिरिडीह से हमारे सहयोगी एजाज अहमद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एजाज, देखिए इस पूरे मामले में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग का जो ऑफिसर है उनका रवैया बहुत ही शर्मनाक है। उन्होंने धमकी भी दी, तो क्या उन्हें राजस्व के नुकसान की बात उनको नहीं पता है या फिर उनको पता होते हुए भी वो इससे दरकिनार कर रहे हैं? जिस तरह से ऑफिस जाकर के डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर से मैंने बात करने का काम किया, उसमें से साफ पता चला है कि कहीं ना कहीं उनकी भी भूमिका संशय में है, संदेहास्पद है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बात किया और बयान देने से मना कर दिया है, उसे साफ पता चलता है कि जिस तरह से राजस्व का नुकसान हो रहा है और अवैध पत्थर उत्खनन हो रहा है, उनमें डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर यानी डीएमओ सतीश कुमार भी शामिल है। क्योंकि लगातार मेरे पास आरटीआई का पेपर है जिसमें से साफ लिखा हुआ है कि प्लॉट नंबर 628 में लीज लिया गया था, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जब 628 प्लॉट नंबर में जो बिरनी अंचल के तहत आता है, बिरनी प्रखंड में आता है, उसमें जब पत्थर नहीं निकला तो फिर वहीं पे बगल में जो जमुआ प्रखंड पड़ता है, जमुआ और बिरनी का जो बॉर्डर है, वहीं पे भी पत्थर का उत्खनन करने लगे। उसके बावजूद भी डीएमओ को जब मैंने कंप्लेन किया तो उन्होंने हमारी बातों को सुनने से मना कर दिया और ना ही किसी भी तरह का बैठ दिया है। और बात रही लीज की, तो लीज भी 2018 में ही तमाम जितने भी वहां पे पत्थर उत्खनन हो रहा है, तमाम लीज 2018 में ही एक्सपायर हो चुका है। जब 2018 में लीज एक्सपायर हो चुका है तो क्या उत्खनन विभाग को इसकी जानकारी नहीं थी? इनकी जानकारी है, लेकिन वो कुछ अपना अलग टेक्निकल हवाला दे रहे हैं कि सरकार ने इस लीज को बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया लॉकडाउन को देखते हुए। लेकिन इसकी बरक्स और भी बात करें तो जमुआ प्रखंड के अंतर्गत ही आता है जो करहाडी, वहां 2017 में ही लीज एक्सपायर हो चुका है। तो इससे फिर वो डीएमओ साहब यहाँ पे गलत साबित होते हैं। तो उन्होंने कुल मिलाकर टाल मटोल करने की कोशिश की और उन्होंने किसी भी तरह की बयान देने से इस पर मना कर दिया है। तो क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की गई है किसी भी अधिकारी के ऊपर जो इन सब में शामिल हैं? नहीं, यही तो अनफॉर्चुनेटली सबसे दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह के अधिकारियों पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है। जबकि बाइट के लिए मैंने एसपी साहब और डीसी साहब को भी मैंने मैसेज किया था, लेकिन हमारे मैसेज का अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया है उन लोगों के तरफ से। तो इससे क्या समझा जाए? चलिए एजाज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर से 9 सितंबर तक चलेगा, लेकिन मानसून सत्र में हंगामे के आसार हैं। लॉ एंड ऑर्डर और वादाखिलाफी के खिलाफ हंगामे के आसार हैं। हालांकि 2 सितंबर को बीजेपी विधायक दल की संभावित बैठक में सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री ने सभी सदस्यों से जनहित के मुद्दे उठाने की अपील की है और 5 दिवसीय इस सत्र का सदुपयोग करने की भी अपील की है। पहला दिन जो है सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री का प्रश्नकाल है, उसको इस बार रखा गया है और फिर प्रश्नकाल होगा तारांकित, वही सब जो होता है उसको ध्यानाकर्षण होगा और जो भी क्या बोलते हैं सारे जो पहले से चला आ रहा था व्यवस्था उसी तरह होगा। सबसे ज्यादा यही है कि हम अपेक्षा करेंगे सारे माननीय विधायक से अपील करेंगे अपने क्षेत्रों को बातों को ज्यादा से ज्यादा रखें
और सरकार के जो भी मंत्री हैं उनसे भी हमारा आग्रह रहेगा कि जो भी हमारे विधानसभा में विचार उठकर आता है, चाहे नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, किसानों के कर्ज माफी की बात हो, चाहे विधि व्यवस्था की बात हो, हर मुद्दे पर यह सरकार फेल है। मुझे लगता नहीं है कि सदन में सब कुछ सामान्य रहेगा। हम तो चाहेंगे कि सदन चले और सरकार हमारे सवालों का जवाब दे, जिसको झारखंड की जनता सुनना और जानना चाहती है। जामताड़ा के जगन्नाथपुर में कांग्रेस की ओर से आदिवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी भी मौजूद रहे। लेकिन इरफान अंसारी की मौजूदगी में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए। ढोल नगाड़े के पर डांस भी किए गए, लेकिन सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। इरफान अंसारी ढोल नगाड़ों के साथ वहां पर डांस करते नजर आ रहे हैं। तो देखिए अपने ही सरकार के जो गाइडलाइन है, कोरोना की जो गाइडलाइन है, उसकी धज्जियां उड़ाते इरफान अंसारी। गिरिडीह के देवरी प्रखंड में मुहर्रम के अवसर पर कोरोना गाइडलाइन और प्रशासन के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने मुहर्रम के अवसर पर किसी भी तरह के जुलूस, ताजिया व अखाड़ा के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया था। बावजूद इसके देवरी प्रखंड के घसकारी डी समेत कई जगहों पर जुलूस और अखाड़ा का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, जहां न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और न ही किसी ने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। वहीं देखिए गोड्डा के मेहरामा में मुहर्रम के दौरान कोरोना के गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सरकार के निर्देशों की अनदेखी कर ताजिया जुलूस में सैकड़ों लोग जुटे। न सामाजिक दूरी का इस दौरान ख्याल रखा गया, न ही लोग मास्क पहने नजर आए। इस दौरान पुलिस भी कहीं नजर नहीं आई, जिस पर एक बड़ा सवाल उठता है पुलिस की कार्यशैली पर।